ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। अभी बीच में 2-3 दिन अपनी क्लास डिस्टर्ब हो गई, कोई कारणवश है। वो इतना छोटा मोटा डिस्टर्ब होता है, आपको संभाल लेना। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको है वो संभालनी सीखनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। हम क्षमा चाहते हैं कि आपकी क्लास बीच में डिस्टर्ब हुई। अब रेगुलर वापस स्टार्ट करते हैं। हम पाचन तंत्र का पार्ट है वो अपन पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पाचन तंत्र के बारे में, पाचक अंगों के, मनुष्य के अंदर पाचक अंगों के बारे में बात की थी। हम छोटी आंत के अंदर विभिन्न संरचनाओं की बातें कर रहे थे। हमने छोटी आंत के बारे में पढ़ा था, छोटी आंत के भागों के बारे में पढ़ा था, छोटी आंत के अंदर पाई जाने वाली अतिवर्धियों के बारे में पढ़ा था, उनकी संरचनाएं पढ़ी थी, ठीक है। हमने कहा था कि छोटी आंत के अंदर 2 प्रकार की अतिवर्धियाँ पाई जाती है। एक तो पाई जाती है वर्ताकार अतिवर्धियाँ, जिसको फोल्ड ऑफ कर्करिंग कहते हैं, और दूसरी पाई जाती है विलयी। ये दोनों की संरचना हमने पढ़े थे। अब पढ़ते हैं अपन बड़ी आंत। क्या पढ़ते हैं? बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखो, ये बड़ी आंत होती है, छोटी आंत के बाद वाली हिस्सा होता है वो बड़ी आंत वाला होता है। इसकी लंबाई की अपन बात करें तो सामान्य अवस्था में किसी भी स्वस्थ मनुष्य में लगभग 1 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 1 मीटर लंबी होती है। लेकिन ऑटोप्सी यानी कि ऑपरेशन के समय या मृत्यु के बाद में जब चिकित्सकीय अध्ययन किया जाता है या मृत्यु के बाद में ऑटोप्सी की जाती है, उस टाइम बात करें अपन तो ऑटोप्सी के समय लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संरचना के अंदर भी मुख्य रूप से 3 भाग है। कितनी भाग है? 3 भाग है। कौन कौन से? सिकम, कोलन और रेक्टम। 3 भाग हमने बताए थे बड़ी आंत के भी। सिकम, कोलन और रेक्टम 3 भाग है। देखो, सबसे पहला भाग सिकम। ये सिकम बड़ी आंत का पहला भाग है। क्या है? पहला भाग है, मोटा भाग है। ये आगे से नीचे से फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? सिकम कहलाता है। सिकम होता है ये वाला भाग कहाँ खुलता है? सिकम वाला भाग रेक्टम में, कॉलन में खुलता है, और इस सिकम वाले भाग के अंदर आकर के छोटी आंत की नलिका खुलती है, ठीक है। छोटी आंत की अंतिम नलिका हमने कहा था कौन सी? सुदांत्र खुलती है इसके अंदर। कौन सी की नलिका? सुदांत्र इसमें खुलती है। अपन देखेंगे अभी। तो मैं कहूंगा कि यह अपन लिख सकते हैं। यस, आइए, कम ऑन। बड़ी आंत का अग्रभाग है। छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा है? क्षुधांत्र। इसमें खुलता है, ठीक है। और इस बड़ी आंत के नीचे आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। ये छोटी आंत का भाग खुलता है इसके अंदर, और इस प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार की संरचनाएं आपको बड़ी आंत के अंदर दिखाई देगी। ये वाला आपको भाग नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये अपेंडिक्स है। क्या है? परिशेषिका। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? परिशेषिका है। मनुष्य के अंदर ये अवशेषी अंग है। क्या है?
अवशेषी अंग है। ये द्वितीयक लसिका ऊतक की तरह कार्य भी करता है, द्वितीयक लसिका अंग की तरह भी कार्य ये करता है। ठीक है, परिशेषिका मनुष्य के अंदर अवशेषी भाग है। सिकम का फूला हुआ भाग परिशेषिका कहलाता है। जो मनुष्य में अवशेषी अंग है तथा द्वितीयक लसिका अंग की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये अपेंडिक्स है। कई बार आप है वो खाने के साथ में खा लेते हो भाटे, क्या खा लेते हो, पत्थर कंकड़ वगैरह खा लेते हो, रेत के कण वगैरह है वो कुछ मात्रा में इस वाले भाग के अंदर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और ये फूल करके मोटी हो जाती है और दर्द पैदा करती है। क्या करती है, दर्द पैदा करती है। और फिर आप भाग करके डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि आपको तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा। क्या होगा, वही यही अपेंडिक्स है जिसका आपका ऑपरेशन होने का बोला है डॉक्टर ने। और इसी अपेंडिक्स को फिर जो फूल करके मोटी उसको काट करके यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि अवशेषी अंग है, इसको काट के बाहर निकालने पर शरीर पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अवशेषी अंग है। ठीक है, दूसरा भाग है कॉलन। ये बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। क्या है, बड़ी आंत का मध्य भाग, मध्य व सबसे लंबा भाग है। कैसा है, लंबा भाग है। देखो आपको ये वाला तो भाग दिखाई दे रहा है, ये कॉलन वाला सिकम वाला दिखाई दे रहा है, और ये यहां से लेकर के यहां तक जो भाग दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, ये कॉलन वाला भाग है। ठीक है, अच्छा इस सिकम वाले भाग के अंदर सुनिए, इस सिकम वाले भाग में कुछ जीवाणु भी पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु इस सिकम वाले भाग में पाए जाते हैं। कॉलन वाले भाग के अंदर इसके अंदर सहजीवाणु पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु इकोलाई पाए जाते हैं, इकोलाई इसके अंदर पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के सेलुलोज का पाचन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। इसकी संरचना के 3 भाग हैं। ऊपर की तरफ आपको ये दिखाई दे रही है, ये आरोही, ये अनुप्रस्थ और ये अवरोही। ठीक है, पहली है आरोही, दूसरी है अनुप्रस्थ और तीसरी है अवरोही। इसकी संरचना के 3 भाग है, आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। मैंने कहा कि बड़ी आंत के इस कॉलन वाले भाग के अंदर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ई कोलाई कहते हैं। ठीक है, यस कम ऑन। हमने कहा कि इसमें सहजीवी जीवाणु इकोलाई पाए जाते हैं, इकोलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु इकोलाई पाए जाते हैं। ये जो इकोलाई होते हैं इस भाग के अंदर विटामिन B12 और विटामिन K के संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है, जो विटामिन B12
व विटामिन के संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है, अब है सबसे अंतिम भाग, जो तीसरा इसका भाग है वो कौन सा है? रेक्टम, मलाशय, या इसको क्या कहते हैं? मलाशय भी कहते हैं। ये मलाशय आपको अंतिम भाग इसका दिखाई दे रहा है, एक कक्षनुमा संरचना दिखाई देता है, एक थैली सदृश संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? मलाशय कहलाती है। मलाशय के अंदर कुछ टाइम तक अपशिष्ट पदार्थ क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहते हैं। इसके अंदर मैंने कहा था कि इस कोलन और सीकम का कोई विशिष्ट कार्य नहीं है, कुछ मात्रा में अवशोषण, भोजन को अवशोषित करने का कुछ मात्रा में काम करती है। इसके अलावा ये अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय तक, छोटी आंत से मलाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, सीकम और कोलन। और ये मलाशय क्या करता है? कुछ टाइम तक अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर रखता है और फिर उसको है वो संकुचन की क्रियाविधि के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, ओके, चलो। ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। वैसे गुदा नाल है सबसे अंतिम भाग, गुदा, लेकिन बड़ी आंत, ऐसे लिखो कि बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग है, ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग है और मल के संग्रहण का कार्य करता है। इसके नीचे की मलाशय है, मलाशय के नीचे की ओर दो प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अवरोधनियां पाई जाती है। एक अंदर की ओर पाई जाती है और एक बाहर की ओर पाई जाती है, गुदानाल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, मलाशय शरीर के बाहर गुदानाल के द्वारा खुलता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करें गुदानाल या गुदा की बात करें। गुदा की बात करें, देखो ये गुदानाल ये शरीर से बाहर खुलती है। क्या खुलती है? शरीर से बाहर खुलती। इसकी आंतरिक दीवार में दो प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है। ठीक है, दो प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है। पहली तो होती है अंदर की तरफ, एक होती है आंतरिक अवरोधनी। ये तो होती है अनैच्छिक। क्या होती है? अनैच्छिक होती है और चिकनी पेशियों की बनी हुई होती है, चिकनी पेशियों से निर्मित होती है। ठीक है, और दूसरी इसके बाहर की ओर, नीचे की ओर एक और अवरोधनी है। ये कौन सी है? बाह्य अवरोधनी। क्या है? बाह्य अवरोधनी। ये बाह्य अवरोधनी होती है, ये ऐच्छिक होती है। क्या होती है? ऐच्छिक होती है, जो रेखित पेशियों की बनी हुई होती है, रेखित पेशियों की बनी। ठीक है,
इस प्रकार से हमारी गुदानाल शरीर से बाहर खुलती है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, यस यस, अपन को ध्यान देना चाहिए, अवरोधनी पर अपन ध्यान देना चाहिए। दो प्रकार की अवरोधनियाँ, ऐच्छिक और अनैच्छिक, दो प्रकार की अवरोधनियों के बारे में अपन को पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अपना क्या होता है, पूरा आहार नाल रहता है। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, ये तो अंगों के बारे में बात हुई, अपन पाचक ग्रंथियों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पाचन की क्रिया है वो शुरू करेंगे। पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ना चाहिए। यस कम ऑन, पाचक ग्रंथियाँ, चलो। लार ग्रंथि, सबसे पहले ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। आपने कॉपी कर दिया है ना, ज़्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं, साथ साथ में कॉपी करते रहिए और समझते रहिए, दोनों चीज़ें साथ में कीजिए। इतनी ज़्यादा अपनी फास्ट स्पीड नहीं है कि तुम पीछे रह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड के साथ में पढ़ रहे हैं अपन। यस कम ऑन, हमने कहा हेडिंग डालो पाचक ग्रंथियां। सबसे पहले बात करेंगे लार ग्रंथि के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मुख गुहा के अंदर पाई जाने वाली, यानी कि मुख के अंदर पाई जाने वाली मुख्य पाचक ग्रंथि है। क्या है? मुख्य पाचक ग्रंथि है। ये जो लार ग्रंथि होती है, ये लार ग्रंथि लगातार क्या करता है, स्लाइवा या अपन कह सकते हैं कि लार का क्या करती है, पाचन ग्रंथि है, पाचन करती है। और ये मुख्य रूप से प्रकृति के अंदर कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है, यानी कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथि होती है। ये बाह्य स्त्रावी या बहिस्त्रावी ग्रंथि है, जो लार का स्त्रवण करती है। लार का स्त्रवण करने वाली ग्रंथि है, बाह्यस्त्रावी की तरह कार्य करती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। यस, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहली कर्णपूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि, यहां इसको लिखते हैं पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी होती है वो है अधोजीवा ग्रंथि, और तीसरी है अधोजंब ग्रंथि। तीनों प्रकार की ग्रंथियां मिलकर के हमने क्या कहा कि लार का स्त्रवण करती है। क्या करती है? लार का स्त्रवण करती है। लार की अपन बात करें, स्लाइवा की अपन बात करें, ये स्लाइवा, लार, स्लाइवा की अपन बात करें तो स्लाइवा शरीर के अंदर मुख्य रूप से स्लाइवा होती है, वो लार होती है, वो भोजन के साथ में मिक्स होती है। क्या होती है? भोजन के साथ में मिक्स होती है, जिसकी पीएच की अपन बात करें तो लगभग इसकी पीएच होती है वो 6.8 के आसपास होती है। ठीक है, स्लाइवा के अंदर मैक्सिमम जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। स्लाइवा की पीएच की बात करें तो 6.8 और अधिकतम क्या पाया जाता है? जल कितना? 99% स्लाइवा के अंदर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और इसके अलावा अपन बात करें, इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्लाइवा के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं अपन बात करें तो मुख्य रूप से पाया जाता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज, अल्फा
एमाइलेज, ठीक है। लाइसोजाइम है अल्फा एमाइलेज। ये लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के साथ में आने वाले छोटे छोटे जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है, उसको नष्ट कर देता है। अल्फा एमाइलेज होता है वो क्या करता है, भोजन के अंदर आने वाले स्टार्च को थोड़ी मात्रा में क्या करता है, पाचन करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है, टाइलिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट लिख दो, ये कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट वगैरह इसके अंदर है वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं लार के अंदर, ठीक है। तो तीनों ग्रंथियों का कार्य क्या है, मिलाकर के ये क्या करती है, लार का स्त्रावण करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइसोजाइम, अल्फा एमाइलेज, टाइलिन और कार्बोनेट, ओके। हुई अपनी लार ग्रंथि। अब है यकृत ग्रंथि। ये अपन लार की बात करें तो पर डे लार का स्त्रावण कितना होता है अपने मुख गुहा के अंदर, पर डे की बात करें तो लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पर डे के डे में लार का स्त्रावण होता है। इस चीज को आप वो ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। अब है अपना यकृत ग्रंथि। लिवर ग्लैंड, दूसरी है लिवर ग्लैंड। लिवर ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले कि लिवर ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि। आपको कोई पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए तो कौन सी ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है। कौन सी है, यकृत ग्रंथि है। ये यकृत ग्रंथि शरीर के अंदर कहाँ पाई जाती है, डायफ्राम के नीचे बाईं ओर है वो पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये यकृत ग्रंथि होती है वो भार में लगभग 1 से 1.5 किलो या 2 किलो के आसपास होती है। आपको लिखना चाहिए, यस कम ऑन। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत ग्रंथि का फोटो बना करके अपन देखें, समझने की कोशिश करें तो आइए फोटो से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज के आकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। इसकी संरचना को आप देखने जाएं तो ये 2 अलग अलग लोब्यूल्स के अंदर है वो बंटी हुई होती है। क्या होती है, 2 अलग अलग लोब्यूल्स में बटी हुई होती है। 2 अलग अलग इसके अंदर लोब पाए जाते हैं, यानी कि पालियां पाई जाती। क्या पाई जाती है, पालियां पाई जाती। एक तो दाईं पाली और एक बाईं पाली। इसके ऊपर एक संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है जिसको अपन यकृत आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत आवरण कहते हैं। इसके ऊपर पूरा आवरण पाया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, यकृत आवरण कहते हैं। लोब्यूल्स है, ये दाईं पाली है, ये कौन सा भाग है, बायां भाग है दायां भाग है, यकृत का बायां भाग है, बाईं पाली। और ये दाईं पाली, ठीक है। बाईं पाली और दाईं पाली में आप है वो फर्क समझना। अच्छा, ये एक नलिका निकलती इस दाईं पाली से नीचे की तरफ इस प्रकार से। एक बाईं पाली से निकलती है और एक दाईं पाली से इस प्रकार से नलिका निकलती है। आगे जाकर के ये छोटी आंत के अंदर
खुलती है। किसमें खुलती है? छोटी आंत के अंदर खुलती है। इसके नीचे की ओर एक और नलिका पाई जाती है। ये इस दाईं पाली के अंदर ऊपर की तरफ जाकर के एक पीली संरचना का हल्की नीले रंग की या पीले रंग की संरचना का निर्माण करती है। वो पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय होता है। यह बाईं यकृत वाहिनी है। बाईं यकृत वाहिनी है और ये दाईं यकृत वाहिनी है। दाईं और बाईं दोनों मिलकर के यकृत वाहिनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? या मुख्य यकृत वाहिनी बनाते हैं। ये मुख्य यकृत वाहिनी आगे जाकर के इस पित्ताशय के द्वारा निकलने वाली नलिका पीत वाहिनी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्ताशय से निकलती है पीत वाहिनी और ये पीत वाहिनी और मुख्य यकृत वाहिनी क्या है? मुख्य यकृत वाहिनी। ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाती है? मुख्य पीत वाहिनी, बाइल डक्ट, मुख्य पीत वाहिनी। ठीक है, इनका आप है वो ध्यान रखोगे। ये कहाँ खुलती है? छोटी आंत के अंदर खुलती है। इस प्रकार की संरचना क्या पाई जाती है अपने शरीर के अंदर? यकृत पाई जाती है। अपन लिख सकते हैं यकृत दो पालियों से बनी संरचना है। जिसके ऊपर संयोजी ऊतक से निर्मित आवरण यकृतावरण पाया जाता है। पाया जाता है। मैं स्याही डाल देता हूं इसके अंदर, है ना। यकृतावरण पाया जाता है। ठीक है, अब अपन यकृत की संरचना देखें तो मैंने कहा दो पालियों से घिरी हुई संरचना है। इस दोनों पालियों के नीचे की ओर एक पीत वाहिनी निकलती है और पीत वाहिनी के द्वारा हरे रंग का एक पित्ताशय, एक थैलेनुमा संरचना लटकी हुई आपको दिखाई दे रही है। इस दाईं यकृत पाली के नीचे वो क्या कहलाती है? पित्ताशय कहलाती है। और पित्ताशय का काम अपन बात करें तो मुख्य कार्य पित्ताशय का क्या है? ये पीत रस का संग्रहण करता है, न कि पीत रस का स्त्रवण करता है। पीत रस का स्त्रवण करने वाला जो पीत रस का स्त्रवण करता है वो यकृत ग्रंथि करती है। कौन करती है? ये तो केवल और केवल पीत रस का संग्रहण करता है। जरूरत पड़ने पर इस पीत रस को छोटी आंत के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। केवल और केवल संग्रहण लिख सकते हैं। दाईं यकृत पाली के नीचे एक हरे रंग का थैलेनुमा कक्ष पाया जाता है। जिसे पित्ताशय कहते हैं। जो यकृत द्वारा स्त्रावित पीत रस का संग्रहण करता है, न कि स्त्रवण। ठीक है, केवल और केवल संग्रहण करता है। दोनों यकृत पालियों से
नलिकाएं निकलती है। नलिकाएं कौन कौन सी? एक तो दाईं यकृत वाहिनी और एक बाईं यकृत वाहिनी। दाईं यकृत वाहिनी व बाईं यकृत वाहिनी निकलती है, जो मिलकर क्या बनाती है? मुख्य यकृत वाहिनी बनाती है। मुख्य यकृत वाहिनी बनाती है। ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब अपन बात करें आगे पित्ताशय के द्वारा पीत वाहिनी और मुख्य यकृत वाहिनी। पित्ताशय से निकलने वाली पीत वाहिनी व मुख्य यकृत वाहिनी आपस में मिलकर मुख्य पीत वाहिनी का निर्माण करती है, जो छोटी आंत में खुलती है। छोटी आंत के गृहिणी में। ध्यान रखोगे कहां खुलती है? छोटी आंत की गृहिणी के अंदर खुलती है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भावुक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आप सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं ना? बिल्कुल सिंपल है। हाँ, आगे ये तो इसकी संरचना के बारे में बात हुई। हमने कहा कि यकृत ग्रंथि होती है, वो एक त्रिभुजाकार आकृति की होती है। इसकी पालियां होती है, दो प्रकार की होती है, यकृत, दाईं यकृत पाली और बाईं यकृत पाली। इसकी पालियों की आंतरिक दीवारों की बात करें, आंतरिक कोशिकाओं की बात करें, तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के लोब्यूल्स पाए जाते हैं, यकृत पिंड पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पिंड पाए जाते हैं। यही यकृत पिंड किसी भी यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, और ये यकृत पिंड के अंदर पाई जाती कुफर कोशिकाएं। यकृत की मुख्य विशेषता है कुपर कोशिकाओं को धारण किए रहती है, और यही कुपर कोशिकाएं होती है, ये महाभक्षकाणु कहलाती है, जो क्या करती है? आरबीसी का विखंडन करती है, आरबीसी का लयन करती है, कुफर कोशिकाएं। ठीक है, अपन लिख सकते हैं यकृत में यकृत पिंड पाए जाते हैं। लोब्यूल्स जो यकृत की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होते हैं। अच्छा, यही यकृत पिंड होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, वो पीत रस का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यकृत में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो महाभक्षकाणु की तरह कार्य करती है तथा आरबीसी का, मृत आरबीसी का, किसका? मृत
आरबीसी का विखंडन करती है। यस यस, कम ऑन, आपको सीखने की जरूरत है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज है वो सीखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि यकृत के आंतरिक दीवारों में या यकृत में कुफर कोशिकाएं पाई जाती है जो महाभक्षकाणु की तरह कार्य करती है और ये मृत आरबीसी का विखंडन करती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपको सीखना चाहिए। यहाँ से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो यकृत के अंदर क्या पाई जाती है? कुफर कोशिकाएं पाई जाती है जो महाभक्षकाणु को क्या करती है? महाभक्षकाणु की तरह कार्य करती है और मृत आरबीसी को विखंडन करने का कार्य करती है। कम ऑन, लिख दीजिए आप। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन यकृत के कार्य के बारे में। यकृत की संरचना इस प्रकार से थी, अब यकृत के कार्य के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको बना लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, हो गया। यकृत के कार्य, कम ऑन, जल्दी से आइए, हेडिंग डालिए। ये मुख्य पाचक ग्रंथि है, इसलिए ये पाचक ग्रंथि होने की वजह से क्या करती है? पीत रस का स्त्रवण करती है। जो इसका मुख्य कार्य क्या है? पीत रस का स्त्रवण करना है। पीत रस की अपन बात करें, पीत रस की अपन बात करें तो पीत रस, ये पीत रस होता है वो कैसा होता है? प्रकृति के अंदर क्या होता है? सारी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? सारी प्रकृति का होता है। इसकी पीएच की अपन बात करें तो 7.4 होता है, 7.4 से। ये जो सारी प्रकृति का होता है पीत रस, ये पीत रस, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। ये पीत रस होता है, ये हल्का सारी प्रकृति का होने के कारण आमाशय में आने वाले भोजन को जो अम्लीय HCl के कारण अम्लीय हो जाता है उसको उदासीन करने का कार्य भी पीत रस करता है। ठीक है, पीत रस की पीएच कितनी होती है? 7.6, 7.4 से 7.6 के आसपास होती है। हल्का सारी प्रकृति का द्रव्य है और पर डे लगभग 500 ml स्त्रावित होता है। कितना होता है? 500 ml पर डे स्त्रावित किया जाता है। ठीक है, जलीय द्रव होता है। इस पीत रस की बात करें तो इसमें कुछ मात्रा में पाया जाता है लेसिथिन पाया जाता है, लेसिथिन। कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेसिथिन पाया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखोगे, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल को ध्यान में रखोगे। लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है पीत वर्णक। क्या पाए जाते हैं? पीत वर्णक पाए जाते हैं या पीत लवण पाए जाते हैं। यहां लिख दूं मैं, पीत वर्णक। पीत वर्णक जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और पीत लवण क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पीत लवण पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे। इसके अलावा ये मुख्य इसका कार्य है, किसका? यकृत का मुख्य कार्य है। इसके अलावा यकृत होता है, ये हमारे शरीर के अंदर भोजन की अम्लीयता को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देता है। अम्लीय काइन को सारीय बनाने का कार्य करता है। मैंने कहा कि हल्का सारीय प्रकृति का होता है पीत रस, जो अम्लीय काइन को क्या करता है? ये अम्लीय काइन को पीत रस द्वारा उदासीन करने का कार्य करता है। उदासीन करने का
कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा मुझे आपसे 3 बात करनी और एक साल में 3 बात करूंगा। कितनी बात? 3 बात। चलो, एक यहां पे कर दूं मैं बात, यहां पे कर देता हूं बात, है ना। इसको मिटा के आपने लिख दिया, ये इसको मिटा के यहां पर मैं बात कर देता हूं। 3 बात करनी मुझे इसके कार्य के अंदर ही 3 बात। देखो, ये 3 प्रकार की क्रियाएं एक साथ करता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की क्रियाएं एक साथ करता है। पहली प्रक्रिया है ग्लाइकोजेनेसिस। पहली बात ग्लाइकोजेनेसिस, एक बात। 2 बात कौन सी है? ग्लाइकोजिनेलाइसिस। 2 बात ग्लाइकोजिनेलाइसिस। और 3 बात कौन सी है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कौन सी है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। 3 बात मुझे आपसे करनी है। सबसे पहले ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हमारे शरीर के अंदर जाने वाले भोजन को ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित करने का काम करता है यकृत, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना या परिवर्तन करना। ठीक है। दूसरा है ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ये ग्लाइकोजिनेलाइसिस है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने की घटना है। क्या है? यानी कि रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने की प्रक्रिया ग्लाइकोजिनेलाइसिस कहलाती है। ठीक है, यस, कम ऑन। 2 बात क्या है? ग्लाइकोजिनेलाइसिस, ये क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। यहां अपन कह सकते हैं रक्त में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखना, ग्लूकोज स्तर को बनाए रखना। और तीसरा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यस, 3 बात। ये क्या होता है? हमने कहा ये ग्लाइकोजन और ग्लूकोज वाला पार्ट है, अलग है, डिफरेंट है, लेकिन कुछ मात्रा में वसीय अम्ल होते हैं, कुछ मात्रा में अमीनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर के अंदर। उन वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। यस, कम ऑन। वसीय अम्ल, या अपन कहते हैं वसीय अम्ल के अलावा अपन बात करें अमीनो अम्ल की। किसकी? अमीनो अम्ल को ग्लूकोज में बदलना। यस, कम ऑन। तीन चीजें। देखो, हमने एक ग्लाइकोजिनेसिस कहा है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलता है, और ग्लाइकोजिनेलाइसिस कहा है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। ये सारा यकृत करता है, यकृत के अंदर होती है। और तीसरी है ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। ये तीनों के तीनों कार्य किसके है? यकृत ग्रंथि के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यकृत ग्रंथि का नेक्स्ट कार्य, ये मृत आरबीसी का क्या करता है? विखंडन करता है। हमने कहा था नेक्स्ट कार्य है यह मृत आरबीसी का विखंडन करता है। इसके अलावा ये जो यकृत होता है ये कुछ मात्रा में विटामिन 12 का संश्लेषण करता है और संग्रहण करता है। विटामिन B12 का संश्लेषण व संग्रहण करना। लेकिन ये विटामिन ए का क्या करता है?
संश्लेषण और संग्रहण करता है। विटामिन ए का, B12 का तो केवल और केवल संग्रहण करता है। विटामिन ए का संश्लेषण और संग्रहण करना, व विटामिन B12 का संग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, ये चीज आप है वो ध्यान रखोगे। इसी के अलावा कुछ मात्रा में पीत रस, पीत वर्णक जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन का निर्माण करना। ठीक है, ये भी क्या होता है, यकृत का कार्य होता है। काफी लंबी हो चुकी है क्लास अपनी। अपन कल बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। यकृत ग्रंथि के बारे में जितनी भी चीजें आपको है वो कंप्लीटली एक बार है वो पढ़ के आना है और पढ़ना है। ठीक है, जो भी क्लास आप ले रहे हो लगातार लेते रहिए और बने रहिए ए स्टडी पॉइंट के साथ में। ए स्टडी पॉइंट के साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, आभार।